नमस्कार साथियों, मैं अमृता मैम स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल अमृत मैथ सागर में। आज की ये प्रश्नावली असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगी। विशेष रूप से यह प्रश्नावली उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल का जीवन काल है। विकल्प में है 1923 से 1962, 1912 से 2000 ईस्वी, 1910 से 1996 और चौथा विकल्प है 1911 से 2000 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। केदारनाथ अग्रवाल का जीवन काल है 1911 से 2000 ईस्वी। इनका जन्म 1911 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई है। 1923 से 1962 ये जो समय है ये रांगीय राघव का है। 1912 से 2000 ईस्वी जो है यह जीवन काल है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। और 1910 से 1996 जो समय है यह समय है उपेंद्र नाथ अस्क का। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? विकल्प में है नीत्शे, किरकेगार्द, रिचर्ड्स, जैस्पर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, किरकेगार्द। जैस्पर्स को आधुनिक अस्तित्ववाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास के प्रथम खंड में कितने परिच्छेद हैं? इस उपन्यास में अध्याय को परिच्छेद कहा गया है। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मैला आंचल उपन्यास के प्रथम खंड में कितने परिच्छेद हैं? तो इस उपन्यास के दो भाग हैं। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं और द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद हैं। कुल मिलाकर 67, इस उपन्यास में 67 परिच्छेद हैं। 36 जो है यहाँ पे ये 36 गोदान का अध्याय है। गोदान में भी अध्याय को प्रकरण कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। मैलांचल उपन्यास के प्रथम खंड में 44 परिच्छेद है। अगला प्रश्न है, आगे की भीख कविता के कवि हैं। विकल्प में है मुक्तिबोध, दिनकर, महादेवी वर्मा और भवानी प्रसाद मिश्र। आगे की भीख ये कविता है, यह कविता है दिनकर की। आगे भीख कविता दिनकर के काव्य संग्रह सामधेनी में प्रकाशित है और सामधेनी का प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ है। इस संग्रह में आग की भीख कविता के अलावा दिल्ली और मॉस्को, जयप्रकाश, राही आदि शामिल हैं। लेकिन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिनकर की कविता आग की भीख, दिल्ली और मॉस्को, जयप्रकाश, राही शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर ख यानी कि दिनकर। अगला प्रश्न है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? विकल्प में है नंददास, सूरदास, ध्रुवदास और परमानंददास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, नंददास। जनश्रुतियों के आधार पर नंददास को तुलसीदास का भाई माना गया है। अगला प्रश्न है, पुनर्नवा उपन्यास के पात्र नहीं है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसमें कुल 31 अध्याय है। यह उपन्यास
गुप्तकालीन चौथी शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इस उपन्यास के केंद्र में हलद्वीप, मथुरा और उज्जैनी है। अगर इन उपन्यास में आए पात्रों के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देवरात, जो कि एक साधु है। शर्मिष्ठा, ये देवरात की पत्नी है। वृद्ध गोप वन भूमि के चौधरी हैं। गोपाल आर्यक वृद्ध गोप का पुत्र है। श्यामरूप, ये वृद्ध गोप द्वारा पालित पुत्र है। मंजुला, ये एक गणिका है। मृणाल मंजरी, ये गणिका की पुत्री है। परिस्थितिवश देवरात मृणाल मंजरी का पालन पोषण करते हैं। श्रुतिधर, ये पाठशाला के आचार्य हैं। श्री चंद, ये चंद्रा का नपुंसक पति है। चंद्रा गोपाल आर्य की प्रेमिका है। चंद्रमौली मढ़ाव्य शर्मा, इसके अलावे हैं चंदनक, ये वर्तमान राजा का करीबी है और यह मृणाल को अपमानित करता है। मांदी, इससे श्यामरूप प्रेम करता है। सुमेर काका, यह एक ग्रामीण है और देवरात की कुटिया में आया जाया करते थे। यज्ञसेन, ये हलद्वीप के राजा हैं। इनके अलावे और भी पात्र हैं जैसे सुनंद, भानुदत्त, मलभागु, चंडसेन, वीरक, दुधर्ष, आर्यक, विजय आदि है। अगला प्रश्न है, प्रश्य न प्रश्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। साधारणीकरण के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? विकल्प में है विश्वनाथ, मम्मट, दंडी और भट्ट नायक। तो साधारणीकरण के संबंध में ये उपयुक्त कथन जो है ये विश्वनाथ का है, यानी कि विकल्प नंबर, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। साधारणीकरण के संबंध में यह मत विश्वनाथ का है। वे कहते हैं कि प्रश्य न प्रश्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। अर्थात विभावादि का अपने पराय की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। विभावादि के संबंध में ये मेरे हैं अथवा मेरे नहीं है, दूसरे के है अथवा दूसरे के नहीं है, इस प्रकार का विशेषीकरण नहीं होता है। अगर भट्ट नायक के बारे में देखें तो ये साधारणीकरण के संबंध में कहते हैं कि भावकत्वम साधारणीकरणम तेना ही व्यापारेण विभावादयः अस्थायी च साधारणी क्रियन्ते। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि भावकत्व साधारणीकरण है, इस व्यापार से विभाव आदि और अस्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें क, ख, ग, घ विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कोई एक विकल्प सही है जो इस प्रश्न का उत्तर है। तो सबसे पहले इसे क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पहले इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष जानेंगे, तभी हम इन्हें आरोही क्रम में सजा पाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी निकाल पाएंगे। पहले देखेंगे पद्मावत। ये जो रचना है, ये पद्मावत जो है 1540 ईस्वी में जायसी की रचना है। अनुराग बांसुरी जो है ये 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद की रचना है। उसके अलावा चित्रावली जो है ये 1613 ईस्वी की रचना है और उस्मान द्वारा इस रचना का निर्माण किया गया है। और इसके अलावा एक और है मधुमालती, इसका प्रकाशन 1545 ईस्वी में किया गया है और मधुमालती के रचनाकार है मंझन। तो हम एक क्रम देखेंगे। चित्रावली जो है ये 1613 ईस्वी में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? पद्मावत। तो पद्मावत हम ऊपर देखेंगे तो पद्मावत जो विकल्प है हमारा एक ही है इसमें, विकल्प नंबर ग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर
ग पद्मावत 1540 में, मधुमालती 1545 में, चित्रावली 1613 में और अनुराग बांसुरी की रचना 1764 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि कर्तव्य निबंध के कितने भाग हैं? विकल्प में है 2, 4, 6 और 8। कवि कर्तव्य जो ये निबंध है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है और ये जो निबंध है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह रसज्ञ रंजन में संग्रहित है। रसज्ञ रंजन का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल देखे तो 1864 से 1938। इस निबंध के 4 भाग हैं, छंद, भाषा, अर्थ और एक क्या है विषय। रसज्ञ रंजन में कई निबंध हैं जिसपे हम लोग थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगी। कवि कर्तव्य, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, कवि और कविता, कविता, नायिका भेद, हंस संदेश, हंस का निरक्षीण विवेक, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, नल का दुस्तर दुनकार्य, ये सभी निबंध रसज्ञ रंजन में संकलित है। अगला प्रश्न है, अकेला मेला का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प में 2009, 2011, 2012 और 2013। तो अकेला मेला ये एक जीवनी डायरी है। अकेला मेला डायरी विधा की रचना है। इसके लेखक है रमेश चंद्र शाह। अकेला मेला जो रचना है ये डायरी विधा की रचना है और इसके लेखक है रमेश चंद्र शाह। अकेला मेला के 2 भाग हैं। पहला भाग अकेला मेला के नाम से ही 2009 ईस्वी में और दूसरा भाग इस खिड़की से 2011 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उसके निर्णय पर निर्भर है। उपरयुक्त कथन किस उपन्यास से लिया गया है? विकल्प में है पुनर्नवा 1973, मैला आंचल 1954, भूले विश्व चित्र 1959 और झूठा सच 1958। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, झूठा सच से। ऊपर जो कथन दिया गया है ये झूठा सच से लिया गया है और ये जो कथन है यह तारा का स्वगत कथन है। झूठा सच का प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ है और इसके लेखक है यशपाल। इस उपन्यास के 2 भाग हैं, वतन और देश, और दूसरा भाग है देश का भविष्य। तो पहले भाग का प्रकाशन वतन और देश का प्रकाशन 1958 ईस्वी में और दूसरे भाग देश का भविष्य का प्रकाशन है 1960 ईस्वी में। इस उपन्यास में देश विभाजन के समय और उसके उपरांत देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। उक्त कथन के लेखक है। विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है राम विलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर आधारित स्त्रीत्व का मानचित्र रचना की लेखिका है। विकल्प में है प्रभा खेतान, अनामिका, राधा कुमार और गीताश्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख,
स्त्रीत्व का मानचित्र जो रचना है, ये रचना अनामिका की है। यदि प्रभा खेतान के बारे में देखें तो स्त्री विमर्श पर आधारित इनकी रचना है उपनिवेश स्त्री। राधा कुमार का देखा जाए, ये एक महिला लेखिका है। इन्होंने लिखा है स्त्री संघर्ष का इतिहास। और गीता श्री ने लिखा है नागपाश में स्त्री। अगला प्रश्न है, सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। उपयुक्त कथन किस कहानी से ली गई है? विकल्प में है परिंदे 1957, दिल्ली में एक मौत 1958, मलबे का मालिक 1957 और वापसी 1961 ईस्वी में। तो ये जो कथन है, ये कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। परिंदे कहानी से यह कथन लिया गया है। परिंदे 1957 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसके लेखक है निर्मल वर्मा। यह कहानी परिंदे नामक कहानी संग्रह में संकलित है। परिंदे जो कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में, और जो कहानी है परिंदे उसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में। प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम नई कहानी और निर्मल वर्मा को हिंदी का प्रथम नया कहानीकार स्वीकार किया है। इस कहानी के पात्र हैं लतिका, ये इस कहानी की नायिका है और यह एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में वार्डन का कार्य करती है। सुधा, ये एक उसी छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों में सबसे लोकप्रिय लड़की है सुधा। जूली, ये छात्रावास में रहने वाली एक लड़की है। करीमुद्दीन, उसी हॉस्टल में ये एक नौकर है। डॉक्टर मुखर्जी, ये आधे वर्मी थे। मिस्टर ह्यूबर्ट, ये संगीत शिक्षक है। प्रिंसिपल मिस वुड, स्कूल की प्रिंसिपल, सब इसे ओल्ड मेड के नाम से पुकारते हैं। गिरीश नेगी, ये लतिका का प्रेमी है जो विमान दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, स्वर प्रकंपित कर दिशाएं। स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, मीत सब भू की सिराए, गा रहे आंधी प्रलय, तेरे लिए ही आज मंगल। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? विकल्प में है दीप मेरे जल अकंपित, पंथ रहने दो अपरिचित, मैं न यह पथ जानती रे, मैं निर्भरी दुख की बदली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर का, दीप मेरे जल अकंपित। दीप मेरे जल अकंपित जो ये कविता है, ये महादेवी जी की है, महादेवी वर्मा। और ये रचना जो है दीप मेरे जल अकंपित, ये जो कविता है ये दीप शिखा में महादेवी वर्मा द्वारा रचित दीप शिखा काव्य संग्रह में संकलित है। दीप शिखा का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, दुनिया का अनमोल रतन कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है? विकल्प में है जमाना, चांद, निकस और चौथा विकल्प है सरस्वती। तो दुनिया का अनमोल रतन जो ये कहानी है, ये प्रेमचंद की, और ये जो कहानी है वो जमाना पत्रिका में प्रकाशित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। दुनिया का अनमोल रतन ये जो रचना है ये 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित है। इसके लेखक तो हम जान ही रहे हैं कि प्रेमचंद है। मूल रूप से यह कहानी उर्दू भाषा में लिखी गई है।
सोजे वतन कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित है। इस कहानी में दिलफिगार और दिलफरेब के प्रेम को आधार बनाकर राष्ट्रीयता का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प में 1934, 1881, 1954 और 1955। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। सिंदूर की होली यह नाटक है और इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इस नाटक में सिंदूर की होली जो ये नाटक है, इस नाटक में विधवा विवाह एवं नारी उद्धार का समर्थन मिलता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के अन्य नाटक है अशोक 1927 में, सन्यासी 1929 में, सिंदूर की होली तो हम देख ही चुके हैं कि 1934 में है, राक्षस का मंदिर 1932 में, राजयोग 1934 में, वितस्ता की लहरें 1953 में, कवि भारतेंदु 1955 में आदि उनकी नाट्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी के कितने भाग हैं? विकल्प में है 2, 4, 3, 5। तो आवारा मसीहा जो जीवनी है, ये आवारा मसीहा जो जीवनी है, इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर और इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ है। इस जीवनी को और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इस जीवनी को लिखने में विष्णु प्रभाकर को 14 वर्ष का समय लगा था, यानी कि इन्होंने 1959 ईस्वी में इस जीवनी को लिखना प्रारंभ किया और 1974 में जाकर यह जीवनी पूर्ण रूप से लिखा गया। इस जीवनी में कथा शिल्पी शरत चंद्र चटर्जी का संपूर्ण प्रामाणिक जीवन चरित्र मिलता है। इस जीवनी में 3 पर्व हैं। उनके नाम है दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। अगला प्रश्न है, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। उपरयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? विकल्प में है श्रद्धा, चिंता, आशा और चौथा विकल्प है लज्जा। कामायनी का प्रकाशन हुआ था 1935 ईस्वी में। इसके लेखक हैं प्रसाद। कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इन 15 सर्गों में सबसे छोटा सर्ग चिंता सर्ग है और सबसे बड़ा सर्ग आनंद को माना गया है। तो ये जो इस प्रश्न में जो ये पंक्तियां आई है कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो ये जो पंक्तियां है ये लज्जा सर्ग से ली गई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, रस रहस्य के रचनाकार हैं। विकल्प में है कुलपति मिश्र, देव, केशवदास और भिखारी दास।
तो रस रहस्य जो रचना है इसके लेखक है कुलपति मिश्र, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं हुई जैसे रस रहस्य, ये 1670 ईस्वी में लिखा गया है। इसके अलावे इनकी रचनाएं हुई संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिणी, युक्ति तरंगिणी, नखशिख आदि इनकी रचनाएं हैं। कुलपति मिश्र ये एक रसवादी आचार्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।